Hello student, welcome to your accountancy class and our chapter is dissolution of partnership firm and our today's topic is accounting treatment on dissolution of a partnership firm। जब फर्म डिसॉल्व होती है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। वो क्या प्रोसीजर है देखो। व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व, इट्स एसेट आर सोल्ड, द अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ एसेट आर यूज्ड first for paying the liability of the firm and secondly for paying the partners. Thus the following necessary accounts are prepared to close the books of the firms. डिसोल्यूशन के टाइम सभी की पेमेंट की जाती है, सभी के अकाउंट को सेट किया जाता है। तो वो कैसे किया जाता है? सबसे पहले क्या प्रिपेयर किया जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट में आप एसेट को सेल करोगे, उससे जो मनी आएगी उससे सबसे पहले किसको पे ऑफ करोगे? आउटसाइड लायबिलिटी को पे ऑफ करोगे। उसके बाद अगर फिर भी पैसा बचता है तो किसको पे किया जाएगा? पार्टनर्स लोन पे किया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल से पहले क्या पे किया जाएगा? पार्टनर का लोन पे किया जाएगा। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो लोन की पेमेंट करने के बाद भी अगर अमाउंट बचती है तो फिर पार्टनर्स की कैपिटल को पे ऑफ किया जाएगा। इन द लास्ट हम क्या प्रिपेयर करेंगे? कैश और बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। कैश और बैंक अकाउंट की दोनों साइड का, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का बैलेंस क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। कैश एंड बैंक अकाउंट आपकी अकाउंटिंग एक्यूरेसी को भी चेक करता है। अगर इसके दोनों साइड का बैलेंस इक्वल आ रहा है, इट मीन्स आपके अकाउंटिंग प्रोसीजर में कोई एरर नहीं है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रियलाइजेशन अकाउंट एंड इट्स रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। रिमेनिंग 3 वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले आप क्या करोगे? बैलेंस शीट में जो भी एसेट और लायबिलिटी गिवन है उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। और उसको ट्रांसफ़र करने का क्या रूल है, क्या जर्नल एंट्री है वो देखो। एंट्री फॉर ट्रांसफ़र ऑफ ऑल अकाउंट एक्सेप्ट कैश बैंक अकाउंट, फिक्टिशियस एसेट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट में अगर आपको ये गिवन है, इनको ट्रांसफ़र नहीं करोगे रियलाइजेशन अकाउंट में, बाकी जो भी एसेट और लायबिलिटी बची हैं उनको हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एसेट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहले हम एसेट को ट्रांसफ़र करेंगे। क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा टू सन्ड्री एसेट अकाउंट। हर एसेट को हम इंडिविजुअली ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद आप लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करोगे, उसके लिए क्या एंट्री बनेगी? सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट नोट है, क्या है? बैलेंस शीट में आपको प्रोविडेंट फंड भी गिवन होता है। तो प्रोविडेंट फंड इज अ लायबिलिटी ऑफ द फर्म एंड देयरफॉर इट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। Partners loan is not transferred to realization account as it is paid off separately after payment of outside liability but before the payment of capital। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफ़र करने के बाद हम क्या ट्रांसफ़र करेंगे? प्रोविज़न अगेंस्ट एसेट। अगर किसी एसेट के अगेंस्ट प्रोविज़न बना हुआ है, जैसे डेटर है और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट भी दे रखा है, तो इसमें क्या ट्रीटमेंट होगा? जो डेटर हैं वो एसेट साइड से फुल अमाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। जो प्रोविज़न है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? जैसे हम लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करते हैं। जितने भी एसेट बनी हुई हैं उसके अगेंस्ट जितने भी प्रोविज़न है उनका ट्रीटमेंट यही होगा। जैसे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविज़न फॉर बैड डेट अकाउंट, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। और किस में हम ट्रांसफ़र कर देंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे हमने क्या ट्रांसफ़र की हैं? लायबिलिटी ट्रांसफ़र की हैं। इसमें एक और आपका रिजर्व आ सकता है, एक और फंड आ सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। लेकिन वो तभी आएगा जब उससे रिलेटेड कोई क्लेम या लायबिलिटी नीचे एडजस्टमेंट में गिवन हो। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कोई लायबिलिटी या कोई क्लेम आपको एडजस्टमेंट में गिवन है तो उतनी ही अमाउंट का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी ट्रांसफ़र होगा किसमें? रियलाइजेशन अकाउंट में। अगर लायबिलिटी या क्लेम गिवन नहीं है फिर हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते। वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा?
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जैसे हम पहले वाले चैप्टर्स में उसका ट्रीटमेंट करते आए हैं। यही चीज़ किसके साथ है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के साथ है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तभी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी गिवन है। अगर इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनके कैपिटल अकाउंट में ही आएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड के ट्रांसफ़र में क्या डिफरेंस है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो कंप्लीट अमाउंट से ट्रांसफ़र होगा अगर इन्वेस्टमेंट गिवन है, बट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उतना ही ट्रांसफ़र होगा जितनी आपको लाइबिलिटी या क्लेम गिवन होगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखो, एंट्री फॉर कलेक्शन ऑफ सेल प्रोसीड फ्रॉम एसेट। अब हम सारी एसेट लाइबिलिटी प्रोविज़न ट्रांसफ़र करने के बाद क्या करेंगे? अपनी एसेट को सेल करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एसेट जो सेल हो सकती हैं वो कैश में भी सेल हो सकती हैं, या हो सकता है एसेट कोई पार्टनर ले ले, हो सकता है कोई क्रेडिटर एसेट को ले ले। तो इन डिफरेंट केसेस में क्या जर्नल एंट्री होगी? फर्स्ट, फॉर कैश सेल ऑफ एसेट, आपके पास कैश या बैंक आएगा, एंट्री बनेगी कैश और बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर एन एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, अगर वही एसेट या कोई और एसेट कौन ले लेता है? पार्टनर ले लेता है, तो कैश एट बैंक की जगह हमारा क्या डेबिट होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड केस क्या है? व्हेन द एसेट आर गिवन अवे टू एनी ऑफ द क्रेडिटर टुवर्ड द फुल पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। अगर कोई क्रेडिटर कोई एसेट टेक ओवर कर लेता है फुल सेटलमेंट में, मतलब उसने एसेट ले ली, उसके बाद हमें क्रेडिटर को कुछ भी पे नहीं करना, फुल सेटलमेंट होगी, वो अमाउंट कम हो या ज़्यादा हो, तो ना तो उतनी अमाउंट के क्रेडिटर की एंट्री होगी, ना ही उस एसेट की कोई एंट्री होगी, तो उसके लिए नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। डी केस क्या है? व्हेन अ क्रेडिटर एक्सेप्ट हिज पेमेंट पार्शली बाय टेकिंग ओवर एन एसेट पार्शली इन कैश। अब देखो, जिस पेमेंट के लिए उसने क्या ली है? एसेट ली है, उसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन जितनी हमने कैश में पेमेंट की है उसकी हम एंट्री बनाएंगे। और क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, व्हेन अ क्रेडिटर एक्सेप्ट एन एसेट ऑफ वैल्यू मोर देन द अमाउंट ड्यू टू हिम एंड ही पेज द डिफरेंस इन कैश। अब समटाइम क्रेडिटर क्या करता है? फर्म की कंप्लीट एसेट ले लेता है, उसकी पेमेंट कम होती है, तो वो क्या करेगा? और क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ कि फुल सेटलमेंट होगी। अगर फुल सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वो एक्स्ट्रा अमाउंट की एसेट ले रहा है, तो उसको फर्म को पैसे देने पड़ेंगे। जितनी एक्स्ट्रा पैसे हैं, जितनी एक्स्ट्रा वैल्यू की एसेट है, उतने पैसे उसको फर्म को पे करने पड़ेंगे। और उसके लिए क्या जर्नल एंट्री बनेगी? कैश और बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमने एसेट को सेल कर दिया, एसेट के जितने भी ट्रीटमेंट थे वो हमने कर दिया, एसेट कैसे कैसे रियलाइज होगी। अब इससे जो मनी आई है तो हम उससे पेमेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। एंट्री फॉर द पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटी। सबसे पहले क्या करेंगे? हम आउटसाइड लाइबिलिटी को पे ऑफ करेंगे। फॉर कैश पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी रियलाइजेशन टू कैश या बैंक अकाउंट। अगर वो लाइबिलिटी कौन टेक ओवर कर लेता है? पार्टनर टेक ओवर कर लेता है, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश या बैंक की जगह कौन सा अकाउंट आ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है एंट्री फॉर द पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन और रियलाइजेशन एक्सपेंस। हम ये कंप्लीट टॉपिक अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अब हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वो है हमारा एंट्री फॉर द क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमने क्या किया? एसेट ट्रांसफ़र कर दी, लाइबिलिटी ट्रांसफ़र कर दी, एसेट को सेल कर दिया, आउटसाइड लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दिया। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी बैलेंस बचेगा उसको हम किसको दे देंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉस होगा तो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। जनरल एंट्री क्या बनेगी? दोनों केसेस में देखो, इफ़ रियलाइजेशन अकाउंट शोज प्रॉफिट शो कर रहा है, मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है किससे? डेबिट साइड से, तो उससे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कौन सी रेशो में? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अगर उल्टा हो जाए, डेबिट साइड ज़्यादा हो किससे? क्रेडिट साइड से, तो लॉस हो गया। ये लॉस भी किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा।
ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट और वही उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ये था हमारा कंप्लीट रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और डेबिट साइड ऑल एक्सपेंस लिखे जाते हैं, क्रेडिट साइड सारी इनकम्स लिखी जाती हैं। अब ये जो सारी हमने जर्नल एंट्रीज की हैं उसके बाद कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें याद रखने हैं। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पॉइंट्स टू रिमेंबर, नंबर 1, at the time of dissolution of firm, balance of account given in the balance sheet are once shown in realization account or partners loan account or partners capital account और cash और बैंक अकाउंट। मतलब जो भी एंट्री आपको बैलेंस शीट में गिवन होंगी वो इनमें से किसी भी एक अकाउंट में आएंगी और एक ही बार आएंगी। बट द ट्रांजेक्शन गिवन आउटसाइड द बैलेंस शीट आर शोन ट्वाइस इन द सेड अकाउंट। उसकी एंट्री 2 बार होगी। मतलब जो एडजस्टमेंट गिवन होती है, हम बैलेंस शीट के अलावा उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट गिवन होती है तो उनकी एंट्री 2 टाइम्स होगी। बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट, जो भी ट्रांजेक्शन गिवन है उसकी एंट्री 1 टाइम होगी, लेकिन एडजस्टमेंट में जो भी गिवन होगा उसकी एंट्री 2 टाइम होगी। सेकेंड है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी देन इट इज टू बी पेड आउट इन फुल। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ क्रेडिटर को पे करना है या नहीं करना, प्रोविडेंट फंड पे करना है या नहीं करना, बिल्स पेबल को पे करना है या नहीं करना, तो हम उनकी पेमेंट करेंगे फुल। जो भी बैलेंस शीट में अमाउंट गिवन हुई है वो हम पे कर देंगे, एंट्री बना देंगे रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक या कैश अकाउंट। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ एनी एसेट, अगर एसेट नहीं दे रखा कि कितने में सेल किया हमने, देन इट्स वैल्यू इज टू बी टेकन एज नील। तो हम ये मानेंगे कि उसकी रियलाइज्ड वैल्यू 0 है, उससे हमें कुछ भी नहीं मिला। नेक्स्ट, प्रोविजन अगेंस्ट एसेट आर नॉट टू बी पेड एज दीज आर नॉट अ लायबिलिटी। जो एसेट के अगेंस्ट प्रोविजन बने, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा, तो इनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र तो करते हैं लेकिन इनकी पेमेंट की एंट्री नहीं होती। लायबिलिटी, अदर लायबिलिटी जो है आउटसाइड लायबिलिटियाँ, उनकी पेमेंट की एंट्री होती है, लेकिन प्रोविज़न जो एसेट के अगेंस्ट बने हैं उनकी कोई पेमेंट की एंट्री नहीं होती। फिफ्थ, गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा? पहले हम जो हमारे प्रीवियस चैप्टर है उनमें क्या करते आए हैं, गुडविल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड राइट करते आए हैं, लेकिन यहाँ पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, रियलाइजेशन अकाउंट में आएगी। क्यों? गुडविल इज अ मार्केटेबल asset, not fictitious asset. So, in the case of dissolution of a firm, goodwill should be treated just like other asset and is transferred to the realization account. तो इसको भी हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? बाकी एसेट की तरह रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। Both unrecorded assets and unrecorded liability are not transferred to the realization account because they have no account in the books. अगर नीचे दी हुई है आपको अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, उसकी हम सिर्फ सेल की और परचेज की एंट्री करेंगे, उनकी ट्रांसफ़र की एंट्री नहीं होगी, ना ही अनरिकॉर्डेड एसेट की ना ही अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की। तो ये थे हमारे जर्नल एंट्रीज एंड कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। अब हम देखते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, उसका फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट साइड क्या क्या आएगा? सभी एसेट आपने ट्रांसफ़र करनी है। क्या क्या छोड़कर? कैश और बैंक बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो कैश और बैंक अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस में हम ट्रांसफ़र करेंगे। फिक्टिशियस एसेट ट्रांसफ़र नहीं होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगी वो। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, लोन टू पार्टनर, ये जो है ये हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट साइड ये गिवन होते हैं, ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा। उसके बाद हम ट्रांसफ़र करेंगे लायबिलिटी को। बाय ऑल लायबिलिटीज़ कौन सी साइड आएंगी? क्रेडिट साइड आएंगी। सारी लायबिलिटी आपने ट्रांसफ़र करनी है। क्या ट्रांसफ़र नहीं करना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व्स, पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स लोन, ये हमने ट्रांसफ़र नहीं करना, बाकी सारी लायबिलिटी ट्रांसफ़र करनी है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? जो प्रोविज़न अगेंस्ट एसेट्स हैं वो ट्रांसफ़र होंगे बाय प्रोविज़न ऑन एनी एसेट लाइक प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा।
अब नेक्स्ट एसेट को रियलाइज़ करना है। अब एसेट को या तो सेल किया जाएगा या पार्टनर टेक ओवर कर लेगा। अगर सेल करते हैं तब क्या एंट्री होगी, बाय बैंक और कैश अकाउंट, और यहाँ पर एसेट से जितनी अमाउंट मिली है वो हम राइट कर देंगे। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो बाय कैश और बैंक अकाउंट, उससे जो पेमेंट मिली है वो हम राइट कर देंगे। उसके बाद अगर कोई एसेट कौन टेक ओवर कर रहा है, पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। अब हम करेंगे लायबिलिटी की पेमेंट। लायबिलिटी की पेमेंट में हम क्या करेंगे, टू बैंक और कैश हमने लायबिलिटी को डिस्चार्ज किया। उसके बाद अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी उसको डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो फर्म ही पे करेगी, तो वो रियलाइजेशन एक्सपेंस कहाँ आएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में आएंगे। उसके बाद अगर कोई लायबिलिटी कौन टेक ओवर कर लेता है, पार्टनर टेक ओवर कर लेता है, तो हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये थी डिफरेंट एंट्री जो किस में होंगी, रियलाइजेशन अकाउंट में होंगी। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करेंगे। अगर आपका बैलेंस बच रहा है क्रेडिट बैलेंस तो वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और अगर आपका बैलेंस बच रहा है, डेबिट बैलेंस बच रहा है मतलब लॉस आ रहा है, तो वो भी किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये था आपका ओवरऑल टॉपिक रिलेटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, जर्नल एंट्री एंड format of its account. I hope you understood today's topic. In the next lecture we will do the treatment of remaining 3 accounts.